अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जो टॉपिक रहने वाला है दैट इज रोल ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड एनिमल्स। व्हाट इज पैराथायरॉयड ग्लैंड एंड व्हाट इज इट्स रोल इन एनिमल्स, ये आज का टॉपिक है। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था व्हाट इज थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड के बारे में हमने ये पढ़ा था, इट हैज टू लोब्स, it is just like a shape, its appearance is just like a butterfly, that is why it's called as butterfly gland. इसका जो कनेक्टिंग जो स्टाक होता है इसको बोलते हैं स्थमस। अब मैं क्यों इसे फिर पढ़ा रहा हूँ, रीजन यही है कि इसके दो लोब्स के ऊपर एक पेयर ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड रहता है, यानी ये एक ग्लैंड, दूसरा ग्लैंड, तीसरा ग्लैंड, चौथा ग्लैंड। सो जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है ये 4 नंबर होते हैं, एक लोब ऑफ थायराइड ग्लैंड पे एक पेयर रहता है। सो ये इसका रोल एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि मैं एनिमल हस्बेंड्री में काम कर रहा हूँ, तो आपको मैं बोवाइन्स यानी जो गाय होती है उसके ट्रांजिशन पीरियड के जरिए मैं इसका रोल आपको समझाने की कोशिश करूँ। सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग रिगार्डिंग द रोल ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड इज द ट्रांजिशन पीरियड in bovines, or sometimes we call it as periparturient period. Periparturient period in bovines. What is periparturient period or transition period? It is that period which we count 21 days before parturition or calving and 21 days after parturition or calving. So तकरीबन ये 42 डेज आते हैं ट्रांजिशन पीरियड के। इस फेज में, इस ट्रांजिशन पीरियड में एनिमल जो है वो स्ट्रेस में रहता है बिकॉज ऑफ एक्सेसिव रिलीज ऑफ कॉर्टिसोल फ्रॉम एड्रेनल ग्लैंड, जिसकी वजह से एनिमल स्ट्रेस में रहता है, और इस स्ट्रेस में आने की वजह से एनिमल ससेप्टेबल रहता है। एनिमल इज वेरी वेरी ससेप्टेबल टू कैच इन्फेक्शंस इन दिस पीरियड। सो कौन कौन सा इन्फेक्शन कैच कर सकता है, कौन कौन सी बीमारी कैच कर सकता है, दैट इज RFM, रिटेन्ड फीटल मेम्ब्रेन्स, या कोई और लाइक मैस्टाइटिस, या कोई और टीथ ब्लॉकेज, या एक और चीज आता है जिसे हम मिल्क फीवर बोलते हैं। सो इस सिट्रस वाले पीरियड को, इस ट्रांजिशन पीरियड को एक किसान कैसे कम करे, वो सारा हम इस पर्टिकुलर टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। सो एक किसान को क्या करना चाहिए कि वो इस सिट्रस के पीरियड में एक एनिमल की मैनेजमेंट इस तरह से करे कि उसमें डिजीज कैच करने की जो ससेप्टेबिलिटी, जो चांसेस रहते हैं वो कम हो जाए। तो ये डिस्कस करने से पहले आई विल टेल यू अबाउट वन ऑफ द इम्पोर्टेंट माइक्रो मिनरल दैट इज calcium. Calcium I have written here in ionic form. It is present 99% in bones and muscles and only 1% is present in blood. So blood में इसकी जो concentration रहती है that is approximately 8.5 to 10 mg per dl. So यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, अगर मैं मान के चलूँ 10 mg is present in 1 deciliter means 1 liter upon 10, that is deciliter. That means 10 mg is present in 1000 ml divided by 10. So 10 mg is present in 100 ml of blood. Can I say 100 mg is present in 1000 ml of blood? Can I again say that 100 mg is present in 1 liter of blood? Very important, you can jot it down. 100 mg is present in 1 liter of blood. Can I say that 1000 mg is present in 10 liters of blood? So that means 1 gram is present in 10 liters of blood. एक अडल्ट काउ जो होती है उसमें तकरीबन अडल्ट काउ contains or possesses 40 to 60 liters of blood approximately. So इन 40 से 60 लीटर ऑफ ब्लड में तकरीबन वेरी इंपॉर्टेंट, तकरीबन 4 से लेके, इसके हिसाब से अगर 10 लीटर में 1 ग्राम है तो 40 से 60 लीटर में 4 से 6 ग्राम के आसपास होंगे। बट जो ब्लड होता है, ब्लड में कैल्शियम 2 फॉर्म्स में होता है, वन इज आयोनाइज्ड फॉर्म, अनदर इज अनआयोनाइज्ड और नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म। Ionized form is that form of calcium which can be utilized by the cell, that is utilizable form of calcium, and this is non-utilizable form of calcium, or this we can say as a reserve calcium. So this cells cannot use it generally. So अब देखना है हमें
4 से 6 40 to 60 लीटर्स में 4 से 6 ग्राम होता है। सो इन 4 से 6 ग्राम में तकरीबन जो यूजेबल फार्म होगी वो इसमें इसकी 50% और इसकी 50%। दैट मीन्स 2 to 3 grams ऑफ कैल्शियम आर अवेलेबल, आर एक्चुअली अवेलेबल टू सेल्स, एंड ये जो ये 2 या 3 ग्राम होते हैं ये अवेलेबल नहीं होते हैं सेल को। दैट मीन्स दिस पर्टिकुलर पोर्शन इज यूटिलाइजेबल फॉर्म ऑफ कैल्शियम। 1 liter of blood, 1 liter of milk contains 2.3 grams of calcium। देखिए जब एक गाय 1 किलो दूध देती है तो उसमें 2 से 3 ग्राम ऑफ कैल्शियम ड्रेन होते हैं। सपोज a cow giving around 10 liters of milk will contain approximately 2.3 cross 10, that is 23 grams। सो जो काउ 10 लीटर्स ऑफ मिल्क दे रही है उसमें 23 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम ड्रेन होते हैं। Now, here I will tell you the role of parathyroid gland in case of animals. That's very important. That is absolutely very important. So, जो ये parathyroid gland होता है, this is the gland that is present on 2 lobes of thyroid gland। अगर मैं एक पर्टिकुलर पैराथायरॉयड ग्लैंड को यहाँ पे मैग्नीफाई करूंगा तो इसमें कुछ सेल्स रहते हैं। इन सेल्स को बोलते हैं हम चीफ सेल्स और वाटर सेल्स, और ये टेक्स्ट बुक के हिसाब से है, और प्रिंसिपल सेल्स। ये सारे सेल्स जो होते हैं ये एक हार्मोन सिक्रेट करते हैं। दैट हार्मोन इज कॉल्ड एज कॉलिक्स हार्मोन और पैरेट हार्मोन। This parrot hormone has a role antagonistic to calcitonin, so it is antagonistic। What is antagonistic to calcitonin? Opposite to calcitonin। जो calcitonin का रोल होता है that is जो excess कैल्शियम, देखिए एक एनिमल की बॉडी में अप्रोक्सीमेटली 8.5 to 10 mg पर डेल कैल्शियम की मात्रा होती है। अगर ये एक्सीड करे ब्लड में 8.5 to 10 mg से ज्यादा हो जाए तब कैल्सिटोनिन हार्मोन जो होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, और जो एक्सेसिव कैल्शियम होता है, जो एक्सीडेड कैल्शियम होता है, उसको ये बोन्स पे ले जाके बोन्स की एक एक्टिविटी से बोन्स पे चला जाता है, उसको बोलते हैं ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी, यानी बोन फॉर्मेशन में ये काम ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी। मगर अगर यही कैल्शियम 8.5 से 10 mg पर डीएल से कम हो जाए तब एक हार्मोन एक्टिवेट होता है, हार्मोन का नाम है पैरेट हार्मोन। ये हार्मोन ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी से बोनस से कैल्शियम लेके इसको ब्लड में ड्रेन करता है ताकि ब्लड में जो मात्रा है कैल्शियम की वो बरकरार रहे ना। अगर यही हार्मोन जो है, अब ये किन चीजों से निकलेगा, ये हार्मोन करता क्या है, एक तो ये ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी से काम लेगा, यानी ये बोनस से कैल्शियम लेके उसको ब्लड में ड्रॉप करेगा ताकि ब्लड में जो कैल्शियम की मात्रा है, जो स्ट्रेंथ है, जो कंसंट्रेशन है वो बरकरार रहे। कितनी रहे? 8.5 से 10 mg पर डेल के हिसाब से रहे। दूसरी बात ये क्या काम करता है, ये इंटेस्टाइन्स में जो इंटेस्टाइन्स होते हैं, इंटेस्टाइन्स में कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है। कैसे इंक्रीज करता है? वहां पे एक हार्मोन को एक्टिवेट करके। कौन सा हार्मोन? उस हार्मोन का नाम है कालमोडिलिन। Calmodulin is a hormone that activates and increases the absorption of calcium from the gut, thereby increasing the level of calcium in the blood. That's very important. So पैराथायरॉयड हार्मोन जो होता है, पैराथायरॉयड हार्मोन या जिसे हम पैरेट हार्मोन या जिसे हम कॉलिपस हार्मोन बोलते हैं, ये जो कॉलिपस हार्मोन है ये दो तरीकों से हमारी बॉडी या एनिमल की बॉडी में काम करता है। पहली, ये ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी से काम लेता है, यानी बोन से कैल्शियम ड्रेन करके उसको ब्लड में ले जाता है ताकि ब्लड में जो कैल्शियम की मात्रा है 8.5 to 10 mg पर डे उसको बरकरार रखता है। दूसरा, ये काम करता है इंटेस्टाइन में कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है। कैसे? वहाँ पे एक हार्मोन होता है जिसको हम कालमोडिलिन बोलते हैं, ये अपटेक करता है ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम गट से और उसको ब्लड स्ट्रीम में लाके वहाँ पे जो कैल्शियम की फिक्सड कंसंट्रेशन है उसको बरकरार रखता है। वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक बात होती है कि अगर एक एनिमल में या ह्यूमन में, देखिए एनिमल में हम बोलते हैं बोवाइनस का, अगर बोवाइनस या बफेलोस या इनमें ह्यूमंस में अगर बोवाइनस में कैल्शियम कम हो जाए तो क्या होता है? देखिए उनमें एक पर्टिकुलर डिजीज में कंडीशन होती है, उस कंडीशन को बोलते हैं हम मिल्क फीवर। मिल्क फीवर एक मिसनॉमर है, इसके बरअक्स हम उसको बोलते हैं पार्चुरेंट पैरालिसिस और सिंपली इसको बोलते हैं हाइपोकैल्सीमिया। इसमें क्या काम होता है बोवाइनस में? बोवाइनस में मसल ट्रमर्स होते हैं, ड्रॉप इन टेम्परेचर होता है और एनस जो होती है वो खुल जाती है, मसल ट्रमर्स होते हैं, टेल मूवमेंट रिड्यूस हो जाती है,
मेट्रेसिस होती है, डायलेशन ऑफ पुपिल हो जाता है, सिग्मॉइड शेप की नेक हो जाती है, काउ रिकम्बेंस में चली जाती है, लास्ट में लेटरल रिकम्बेंस में चली जाती है और आखिरकार उसकी डेथ होती है अगर वक्त पे उसको कैल्शियम ना दिया जाए। तो अब उसके बाद मैं बोलूंगा इस पार्चुरेंट पैरासिस या मिल्क या हाइपोकैल्सीमिया को कैसे रोका जाए। अब देखते हैं ह्यूमंस में 3 कंडीशन होती है। नंबर 1 इज हाइपोकैल्सीमिक टेटानी। इसमें जो मसल होती है उसमें स्पाज्म आता है, यानी कि मसल ज्यादा कंट्रैक्ट या रिलैक्स नहीं हो जाती है, टेटानी जैसी हो जाती है। या दूसरा होता है एक्यूचर्स हैंड, यानी जो हैंड है उसमें टंबलिंग जैसी हो जाती है। थर्ड जो होता है, थर्ड फिनोमेना, उसको बोलते हैं लारिंजिस्मस स्टोरियोस, और ये बोवाइन्स में भी होता है, इसको बोलते हैं लॉक जॉ, और समटाइम्स वी कॉल इट एज ट्रस्मस। दिस इज अगेन दैट्स फाउंड इन ह्यूमन, दैट इज लारिंजिस्मस स्टोरियोस। जो लोअर मैग्जिला है वो मैग्जिला ज्यादा ऊपर या ज्यादा नीचे नहीं आता है, फिक्स हो जाता है। अब क्या करना चाहिए कि बोवाइन्स में ये मिल्क या पार्चुरेंट पैरासिस या हाइपोकैल्सीमिया दूर हो जाए, या एनिमल्स में या ह्यूमंस में जैसे हमें कैल्शियम इसको देंगे तो पर्टिकुलर हमारा रेस्टोर्स बैक टू इट्स नॉर्मल हेल्थ, और ये पर्टिकुलर जो बीमारी है ये चली जाती है। अब बोवाइन्स में हम क्या करें ताकि इनमें जो ये मिल्क प्योर जैसी कंडीशन हो जाती है ये ना हो जाए। सो जब काउ एडवांस स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में होती है, यानी लास्ट जो मंथ होता है प्रेगनेंसी का, वी हैव टू अवॉइड कैल्शियम डाइट। हमें कैल्शियम डाइट नहीं खिलाना है काउ को। आखिरी के 1 महीने में या आखिरी ट्रिमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में हमें एक पर्टिकुलर बोवाइन को, हमें काउ को, अपनी गाय को कैल्शियम रिच डाइट नहीं खिलाना है। उस कैल्शियम डाइट रिच डाइट खिलाने की वजह से क्या होता है, उसके ब्लड में कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम टू पॉजिटिव रिमेन्स ऑन हायर साइड, दैट मींस इंक्रीज्ड लेवल ऑफ कैल्शियम रिमेन्स इन द ब्लड, जिसकी वजह से पैराथायराइड हार्मोन जो है पीटीएच पैराथ हार्मोन, वो पैराथ हार्मोन या कॉलिपस हार्मोन एक्टिवेट नहीं होता है। जब ये एक्टिवेट नहीं होगा तब क्या होगा, तब एक काउ जो है उसमें बोनस से ब्लड की ओर कैल्शियम नहीं आएगा, क्योंकि ब्लड में ऑलरेडी ज्यादा कैल्शियम होगा। अब मैं आपको बोलता हूं कि 10 लीटर्स, जो मैंने भी बोला 10 लीटर्स जब एक गाय मिल्क देती है तो उसमें 23 ग्राम कैल्शियम ड्रेन होते हैं, और हमें पता है 40 से 60 लीटर ब्लड में कितनी मात्रा का कैल्शियम रहता है, 2 से 3 ग्राम का। सो देखिए यहाँ पे हमें देखिए रिक्वायरमेंट कितनी है, रिक्वायरमेंट है 23 ग्राम्स की, ग्रेटर देन 23 ग्राम्स की, और यहाँ पे रिक्वायरमेंट कितनी है, यहाँ पे अवेलेबिलिटी ओनली 2.3 ग्राम्स होती है। सो यहाँ पे रोल ऑफ पैराथायराइड हार्मोन यहाँ पे क्लियर होता है कि पैराथायराइड हार्मोन एक्टिवेट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही बोनस से कैल्शियम ला के ब्लड में उसको ड्रॉप करेगा और ब्लड से यूटिलाइज होकर जो 23 ग्राम मिल्क में आते हैं उन मिल्क की भरपाई हो जाएगी, मिल्क में उनकी भरपाई हो जाएगी। अब हमें देखना है कि ये पैराथायराइड हार्मोन जो है ये कैसे एक्टिवेट हो जाए। तो सबसे पहला हमें ये दिमाग में रखना है कि हम कम कैल्शियम डाइट दें या बिल्कुल जीरो कैल्शियम डाइट दें। देखिए कुछ ग्रासेस आते हैं जैसे कि ल्यूसीन आता है, अल्फाल्फा आता है, बर्सीम आता है, जिनमें कैल्शियम की मात्रा थोड़ी हाई रहती है। उन पर्टिकुलर ग्रासेस को हमें नहीं खिलाना है, हमें ऑरल कैल्शियम नहीं देना है, या हमें वो कैल्शियम डाइट नहीं देना है जिसमें कैल्शियम ज्यादा मात्रा में हो। तो एक और चीज हम कर सकते हैं कि हम वो डाइट दें जिसमें रुमिनल पीएच जो है या ब्लड का पीएच, जो पहले रुमिन का पीएच ड्रॉप हो जाएगा, उसके बाद ब्लड का पीएच थोड़ा बहुत ड्रॉप हो जाएगा। अब जब एसिडिक पीएच ब्लड में आएगा, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं मेज और ग्रेन्स की वजह से जो रुमिन का पीएच होता है वो थोड़ा नीचे की ओर आता है, यानी एसिडिक साइड में आता है, जिसकी वजह से ब्लड का पीएच भी एसिडिक साइड में जाएगा। जब ये एसिडिक साइड में जाएगा तो जो ये पैराथायराइड हार्मोन है या पैराथायराइड ग्लैंड है, ये लॉक एंड की वजह से बोनस पे ज्यादा फिक्स हो जाता है, और बोनस पे फिक्स होने की वजह से ये ज्यादा तेजी से एक्टिवेट हो जाता है और ज्यादा स्पीड से ये बोनस से कैल्शियम ड्रेन करके उसको ब्लड में ले जाता है। सो जब भी एक काउ डाउनर हो जाए तो हम क्या काम करते हैं, हम 2 से 4, 4 से 5, 5 से 6 बोतल ऑफ कैल्शियम हम उसमें इंजेक्ट करते हैं, हम उसमें इंट्रावेनस देते हैं, जो कि जरूरत नहीं होती है। हमें बस एक चीज चाहिए, दैट इज एक्टिवेशन ऑफ पैराथायराइड हार्मोन। क्योंकि जितना ज्यादा आप कैल्शियम देंगे, Ca2+, देखिए अगर हम देखेंगे हम एक बोतल चढ़ाते हैं गाय को जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम मैग्नीशियम बोरोग्लिकोनेट, जिसे हम बोलते हैं माइफेक्स, इसमें टोटल 5 ग्राम ऑफ कैल्शियम होता है। हमें फिर चाहिए बेटा, हमें अभी बोला मैंने आपको कि 23 ग्राम ऑफ कैल्शियम रिक्वायरमेंट है और अवेलेबल सिर्फ 5 ग्राम है, कैसे भरपाई होगी, नहीं होगी। तो जो हमारी काउ है, जो ही वो पार्चुरेट करे, जो ही वो काप दे, तो सबसे पहले हमें ये यकीन रखना है कि जो उसके मेमोरी ग्लैंड में जो दूध है उसको हाफ ही निकाले, ताकि ज्यादा कैल्शियम पूल आउट ना हो जाए। दूसरी बात यह है कि आखिरी के ट्रिमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में हमें ज्यादा कैल्शियम रिच डाइट या बिल्कुल कैल्शियम रिच डाइट नहीं देना है। इसके ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को घटाना है ताकि पैराथायराइड ग्लैंड ज्यादा तेजी से एक्टिवेट हो जाए, और ज्यादा तेजी से बोन्स में ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी से बोन्स से कैल्शियम आके ब्लड में ड्रॉप हो जाए, जिसकी वजह से ब्लड का जो कंसंट्रेशन होता है कैल्शियम के लिए वो बरकरार रहे।
सो ये कुछ बातें थी। एसिडिक साइड में पीएच रखना है ब्लड का, कैसे रखेंगे? बाय गिविंग काउ, बाय ऑफरिंग काउ द डाइट दैट इज रिच, दैट इज एसिडिक। और जो ही वो एसिडिक डाइट रूमेन में आएगा तो रूमेन का पीएच ड्रॉप होगा, रूमेन का पीएच ड्रॉप होगा तो ब्लड का पीएच ड्रॉप होगा। जो ही ब्लड का पीएच ड्रॉप होगा तो ये जो पैराथायरॉयड हार्मोन है ये ज़्यादा तेजी से बाइंड हो जाएगा बोन्स पे, और ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी से ज़्यादा कैल्शियम जो है वो ब्लड में ड्रेन होगा। और जो ब्लड में जब ये ड्रेन होगा तब इसकी कंसंट्रेशन फिक्स रह जाएगी। और जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, बड़ी बड़ी कंडीशन है, जैसे टीथ स्वेंटर जो है, वो टीथ स्वेंटर जो है वो आफ्टर मिल्किंग लॉक नहीं हो जाता है, बंद नहीं हो जाता है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा देर तक खुला रहता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया उसमें चला जाता है और मास्टाइटिस हो जाती है। दूसरी बात यह है रिटेन्ड फीटल मेम्ब्रेन कैसे होता है, जब पूरी कंट्रैक्शन नहीं हो जाती है यूट्रस में। कैसे क्यों नहीं हो जाती है? क्योंकि ब्लड कैल्शियम जो होता है वो ड्रॉप हो जाता है, वो पैराथायरॉयड ग्लैंड एक्टिवेट नहीं होता है, क्योंकि हमने आखिरी ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में काउ को बहुत ज़्यादा कैल्शियम डाइट ऑफर किया हुआ है। एक और बीमारी है मिल्क और पांचवें पैरासिस, और इसको बोलते हैं हाइपोकैल्सीमिया। ह्यूमरस में हमने डिटेल में पढ़ाया था, इससे पहले भी आज भी थोड़ा बहुत बताया, अकोचर्स एंड लैरिंजियस नोडुलस एंड hypocalcemic tetany. I hope that the whole topic will have understood to you people.